जो सोहम के साथ करते हैं वे सो के स्मरण के साथ श्वास लेते हैं और हम के स्मरण के साथ सांस छोड़ते हैं। जो ओम ध्वनि ओम बीज मंत्र के साथ श्वास लेते हैं वे ओ के साथ श्वास लेते हैं और म के साथ श्वास का रेचन करते हैं। और चाहे तो अपन हर आती हुई श्वास के साथ ओम का स्मरण करें और जाने वाली सांस को ऐसे ही जाने दें। रेचन के समय कोई बीज मंत्र का उपयोग नहीं, केवल श्वास का ग्रहण। जितनी बार हम ग्रहण कर रहे हैं उतनी बार ओम। तो यह कहलाता है सबीज प्राणायाम, मंत्र के साथ प्राणायाम संपादित करना। लेकिन हम ये ध्यान रखें कि कम से कम 108 दफा यानी 10 मिनट तक तो प्राणायाम हमारे द्वारा हो जाना चाहिए। अगर लगता है 108 दफा ज्यादा हो रहा है कोई बात नहीं, 20 सांस लो फिर थोड़ा विश्राम कर लो। पहले 7 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक अगर कोई नया व्यक्ति है तो 20 लंबी गहरी सांस ली, फिर आधे मिनट के लिए रिलैक्स कर लो अपनी बॉडी को, फिर वापस 20 सांस लो, फिर वापस 20 सांस लो। अर्थात 108 सांस हुई, यानी कि इतनी देर में हमें पूरे 10 मिनट लगे हैं और 10 मिनट तक हमने दीर्घ श्वास प्रश्वास नामक हमने प्राणायाम संपन्न कर लिया। तो 10 मिनट काफी हो जाते हैं व्यक्ति के लिए सोए हुए या ढीले पड़ चुके नाड़ी संस्थान को दुरुस्त करने के लिए। हाँ, अब जिनको लगता है वे अब प्राणायाम में और थोड़ा सा गहराई से प्रवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए जो मशहूर प्राणायाम कहलाते हैं उनमें एक तो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका शब्द का अर्थ होता है, भस्त्रिका का अर्थ होता है भूंगली। भस्त्रिका शब्द का अर्थ हुआ भूंगली अर्थात पाइप। जैसे फूंक मारने वाली भूंगली यानी पाइप। तो जैसे पुराने जमाने में अंगीठियों को जलाने के लिए फूंक मारी जाती थी, तो यूं सीधी फूंक मारोगे तो उसकी राख से तुम ही भर जाओगे, चिंगारियां तुम पर आ जाएगी। तो क्या करते थे, एक भूंगली, राजस्थानी में शब्द है ये भूंगली अर्थात पाइप। उस पाइप को मुंह के आगे लगाते थे और उसमें से फूंक एक पॉइंट पर मारते थे और वहां से आग जलने लग जाती थी। भस्त्रिका, दौकनी कह दो, भूंगली कह दो, पाइप कह दो, इससे क्या फर्क पड़ना है। शब्द कुल मिलाकर के बात हमें समझ में आ जानी चाहिए, बात पल्ले पड़ जानी चाहिए। तो जैसे कोई पाइप हवा मारने पर, पाइप के जरिए हवा मारने पर आग सुलग जाती है, ये भस्त्रिका भी हमारे शरीर के अग्नि तत्व को जागृत करने का एक माध्यम है। शरीर जो पंच तत्वों से चलता है, कौन कौन से पंच तत्व हैं जरा बोलिए तो। हाँ बोलिए। पहला पृथ्वी तत्व, दूसरा जल तत्व, तीसरा अग्नि, चौथा वायु और पांचवा आकाश। ये 5 तत्व हुए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो हमने अग्नि तत्व का भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा हमने अपने शरीर के अग्नि तत्व को जागृत करने का प्रयत्न किया। इसमें हम लोग लंबी गहरी सांस लेते हैं, लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं, लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं, लयबद्ध, लगातार सांस लेना सांस छोड़ना, लगातार सांस लेना सांस छोड़ना, यह कहलाता है भस्त्रिका। अब भस्त्रिका के भी कई प्रकार हैं, पर अपन लोग तो सौम्य भस्त्रिका करते हैं अर्थात सीधी सरल भस्त्रिका। दूसरा है कपाल भाती। स्वामी रामदेव जी ने इसका बहुत प्रचार किया है कपाल भाती का। कपाल का मतलब होता है दिमाग, कपाल का अर्थ होता है दिमाग और भाती का अर्थ होता है तेज। कपाल भाती, दिमाग को जो तेज करता है उसका नाम है कपाल भाती। मस्तिष्क को जो ऊर्जावान बनाता है उसका नाम है कपाल भाती। तो मस्तिष्क ऊर्जावान कैसे होगा? तो कहते हैं श्वास का केवल रेचन ही रेचन करो। भीतर जो जमा हुआ है, तो जो हमारे तनाव, अवसाद, चिंता, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, जो भी हमारे भीतर कफ वफ
वायु पित्त कफ का प्रकोप, जो कुछ भी हमारे दिमाग को जो जाम करने वाले तत्व रहे, उन सबको हमने कपाल भाती प्राणायाम करके हमने उनको हल्का कर दिया। अर्थात श्वास का रेचन करना, निकालते जाओ, लेने का काम अपने आप होगा, क्योंकि शरीर बिना श्वास के रह ही नहीं सकेगा। ले तो ये अपने आप लेगा, श्वास को खींचने का काम शरीर अपने आप करता है। हमारी क्या ताकत जो हम श्वास ले सकें? हमारी ताकत ही नहीं है कि हम श्वास ले सकें। जरा सोचो, क्या लाश की ताकत है कि वो श्वास ले सके? वो श्वास नहीं ले सकती है लाश। लेने का काम अपने आप शरीर करता है, छोड़ने का काम भी शरीर अपने आप करता है। हमने केवल प्राणायाम को एक आयाम दिया है, एक सोपान दिया है, एक विधि विकसित की है, एक प्रक्रिया डेवलप की है, जिसके द्वारा हम अपने शरीर को शुद्ध कर रहे हैं, दिमाग को शुद्ध कर रहे हैं, ऊर्जावान बना रहे हैं, सक्रिय कर रहे हैं। तो कपाल भाती में हम लोग दिमाग को शुद्ध करते हैं और भस्त्रिका के द्वारा हम लोग छाती और उदर प्रदेश को हम लोग शुद्ध करते हैं। अनुलोम है जी, हाँ हाँ, बस अब इसमें फर्क इतना ही है, मैंने जैसे कि पहले कह दिया था, झटके से मत करो। जैसा भी ये आपने कहा कि जब हम कपाल भाती करेंगे तो इसका दिमाग पर कोई नेगेटिव असर तो नहीं आएगा, तो अनुरोध ये कर देता हूं, उसको झटके से मत करो। उसको बाहर उलीसते जाओ, जैसे वो अंदर आई उलीस दो, जैसे अंदर आई उलीस दो। ये रेचन की प्रक्रिया है। लेकिन एक बात में सबसे महत्वपूर्ण है, वो आप लोगों से अनुरोध कर देता हूं, वो ये है कि प्राणायाम चाहे कोई भी क्यों ना करो, जब भी प्राणायाम करो हमेशा रेचन से उसकी शुरुआत करो। श्वास लेने से कभी भी शुरुआत मत करो, हमेशा किससे करो? रेचन से। ये खास बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ये प्राणायाम के बारे में, कि जब भी प्राणायाम करो हमेशा पहले रेचन किया जाना चाहिए। रेचन क्यों किया जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ताकि भीतर में जो दूषित तत्व है वो पहले बाहर निकल जाए। और दूषित तत्व क्या है? भीतर रहने वाली श्वास खुद ही अपने आप में दूषित है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर हमने सीधी लंबी गहरी सांस ले ली तो क्या होगा कि ऑक्सीजन जो हमने ग्रहण की है वो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड हम में भरी हुई है, अर्थात जहरीली हवा जो 4 सेकंड 5 सेकंड में हमारे भीतर श्वास जाने के बाद भीतर में जहरीली अपने आप बन जाती है। अगर हम शुद्ध वायु लेंगे तो परिणाम योग जहरीली गैस, जहरीली हवा अपना पहले प्रभाव दिखाएगी। कोई 10 सांस लेंगे छोड़ेंगे तब कहीं जाकर के वो श्वास बाहर निकलेगी। वैसे भी जब अपन श्वास छोड़ते हैं, कितना भी श्वास को बाहर निकाल दो फिर भी 150 क्यूबिक सेंटीमीटर सांस तो भीतर रह ही जाती है। अपन कितनी भी उसको बाहर निकाल दें तो भी थोड़ी बहुत श्वास तो अंदर रहती है। इसलिए एक और अच्छा तरीका हो सकता है कि जब हम प्राणायाम शुरू करें पहले नाक के जरिए श्वास को बाहर निकाल दें और फिर थोड़ी सी जो भीतर श्वास रही है उसको मुंह के जरिए भी दबाव दे करके बाहर निकाल दें, ताकि हमने पूरा अंदर जो कुछ भी अपान वायु थी, दूषित वायु, अशुद्ध वायु थी, हमने उसको पूरा बाहर निकाल डाला, उसका रेचन कर डाला। अब रेचन करने के बाद हम गहरी लंबी श्वास लें तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन अपने भीतर मिला है और अब वो सकारात्मक अपना परिणाम और प्रभाव दिखाएगा। इस बिंदु को हमें खास तौर पर प्राणायाम करने वालों को ध्यान रखना चाहिए। पहले रेचन और उसके बाद पूरक। श्वास को 3 चरणों में लिया जाता है, रेचन, रेचक, पूरक और कुंभक। कुंभक का मतलब होता है श्वास को रोकना, चाहे वो भीतर रोको और चाहे वो बाहर रोको। और एक होता है पूरक। पूरक यानी श्वास को लेना, रेचक यानी श्वास को बाहर निकालना और कुंभक यानी रोकना। नए नए लोगों को कुंभक नहीं करना चाहिए। रेचन, पूरक, रेचक, पूरक। प्राणायाम मैंने कहा सबीज प्राणायाम और निर्बीज प्राणायाम। वैसे कुंभक और भी 2 तरह का होता है, सकुंभक प्राणायाम और निर्कुंभक प्राणायाम, अर्थात कुंभक सहित प्राणायाम और कुंभक रहित प्राणायाम। सीधा सरल प्राणायाम करना है तो कुंभक रहित प्राणायाम करो। जब अपन लोग 10 मिनट तक
सहज प्राणायाम अपना कर लेंगे, कुंभक रहित प्राणायाम। उसके बाद जब हम ध्यान में प्रवेश करेंगे तो अपने आप ही कुंभक होने लग जाता है। 10 मिनट तक प्राणायाम करने के बाद श्वास जब हम शांत मंद हो जाती है तो शांत मंद स्थिति में तब अपन देखते हैं अपने आप ही कुंभक की स्थिति आ गई है, अर्थात श्वास ठहर सी गई है। श्वास ठहर सी गई है। जब हम प्राणायाम करके ध्यान की धारणा करते हैं, ध्यान का संकल्प कर लेते हैं, ध्यान की दशा में आ जाते हैं, तब मानो श्वास चल ही नहीं है ये कुछ देर तक, और अपन लोग भीतर बिल्कुल एक सरोवर शांत हो चुका है ऐसी स्थिति में आ जाते हैं। दीर्घ श्वास प्रश्वास प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम अर्थात नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में अपन लोग उल्टे नाक से सांस लेते हैं, सीधे नाक से निकालते हैं, फिर वापस सीधे से लेते हैं और उल्टे से निकालते हैं। बाएं से लेना, दाएं से निकालना, दाएं से लेना, फिर वापस बाएं से निकाल देना। तो जब हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो अपने हाथ की स्थिति को हम लोग मुखमंडल पर ले आएं, अंगूठा सीधे नाक की तरफ, शेष 2 अंगुलियां उल्टे नाक की तरफ, और प्रथम 2 अंगुलियां ललाट प्रदेश, आज्ञा चक्र, ये जो ज्योति केंद्र है, शिव नेत्र है, तिलक प्रदेश पर हम लोग अपनी 2 अंगुलियों को रखें। और फिर हम लोग बहुत जैसे बांसुरी पर अंगुलियों को साधा जाता है, ऐसे ही हम लोग अपने नासिका प्रदेश पर केवल टच करना है, हल्का सा बस दबाते ही वो श्वास उधर से आना बंद हो जाएगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सहजता से। अगर लगता है कि हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया और 5 दफा में हमें थकावट महसूस होने लगी तो छठा मत करो। जो कार्य हमें थकावट देता है, यानी आज हमारे शरीर की जितनी कैपेसिटी थी हमने उतना पूरा कर लिया। देखिए फर्क ये पड़ता है जैसे कि एक मजदूर, एक कुली 4 पेटी एक साथ उठा करके और पूरे रेलवे स्टेशन पर दिन भर घूमता रहता है, और हम लोग 1 पेटी उठा करके भी नहीं घूम पाते। अब ये तकलीफ ये हो जाती है कि जोश जोश में अपन झट से 4 पेटियां उठा लेते हैं, तब कमर में झटका लग जाता है, चणक पड़ जाती है, बोले कमर दुखने लग गई। मिसेज को कहते थोड़ी कमर तो दबा दे भाई। जो 4 पेटी रोजाना उठाते हैं उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, पर अपन लोग